चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। अब आ जाते हैं हम अपने कंपनीज एक्ट के 6th चैप्टर में। एक ऐसा चैप्टर जो आज तक मैंने सुना नहीं कि बच्चा बोल रहा है सर ये चैप्टर में मुझे डाउट है। सर कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो? तो तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहा है तुमको, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। अच्छा, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो अगेन ये 4 से 8 मार्क्स के बीच में तुमको चैप्टर आ सकता है। ऐसा नहीं कि इसको इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है, बिल्कुल पूछता है। बहुत सिंपल चैप्टर है। अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है सेक्शन नंबर 77 से 87। 77 से 87। तो सर 10-11 सेक्शन आप बोल रहे हो इजी है? हाँ, क्योंकि मैं जब चालू करूंगा तुमको समझ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। जैसे कि मैं तुमको ओरिजिनल लेक्चर पूरा एग्जाम्पल वगैरह बताता हूँ, कोशिश करूंगा जितना हो सके उतने कम टाइम में। मेरा टारगेट है कि विद इन हाफ एन आवर इस चैप्टर को खत्म करना है। विद इन हाफ एन आवर मैं अपने एक्सप्लेनेशन को लिमिट कर दूंगा, वरना अगर बताने गया तो फिर पूरा चैप्टर ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो कंट्रोल करना पड़ता है। आइए, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। अब पहले समझिए कि ये चार्जेस होता क्या है। फटाफट 2 मिनट में चार्जेस बता देता हूं, सुनना यार। यहां पर आपकी कंपनी है, ठीक है। यहां पर क्या आपकी कंपनी, मान लो कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने लोन के लिए एप्लीकेशन दिया। हैंडराइटिंग को बेयर करना बच्चों, लोन के लिए एप्लीकेशन दिया। किसको एप्लीकेशन दिया बेटा? एक ऐसा बैंक जो बहुत ही एफिशिएंट है। ठीक है, अब तुम हंसोगे लेकिन एक्चुअल में इनका प्रॉफिट जो तुम देखोगे ना, जाके इनका बैलेंस शीट देखना कभी, बहुत ही अच्छा कंपनी है। एसबीआई को लोन एप्लीकेशन दिया। अच्छा, कितने का लोन लिया? लोन लेने का बाद कितना हो रहा है? 100 करोड़। तो एसबीआई बोला देखो भाई 100 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, हम आपको लोन दे देंगे। बट द थिंग इज कि अब हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते। वी कांट ट्रस्ट यू सर। तो रिलायंस पूछा क्यों हमको भरोसा नहीं कर सकते? तो एसबीआई बोलता है भाई बहुत पहले भरोसा किया था विजय माल्या नाम के बंदे पर, पैसा मिला नहीं, तो आप पर क्या सोचकर भरोसा कर ले? इनफैक्ट आप क्या, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो हम आपको लोन देंगे लेकिन बदले में आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो एसबीआई ने सिक्योरिटी मांगा। एसबीआई ने क्या मांगा? सिक्योरिटी मांगा। अब रिलायंस के पास एक ऑफिस बिल्डिंग था। ठीक है, रिलायंस के पास क्या था बेटा? एक ऑफिस बिल्डिंग था। वो लोग ने ऑफिस बिल्डिंग क्या कर दिया? एज ए सिक्योरिटी रख दिया, केप्ट एज सिक्योरिटी। ठीक है, रिलायंस ने अपने ऑफिस बिल्डिंग को सिक्योरिटी रख दिया। इसको मॉर्गेज भी बुलाते हैं, याद रखना। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखेंगे तो प्लेज बुलाते हैं, इमूवेबल को गिरवी रखेंगे तो क्या बुलाएंगे? मॉर्गेज बुलाएंगे। तो गिरवी रख दिया किसके पास? एसबीआई के पास। ठीक है, अच्छा, अब एसबीआई के पास गिरवी रख दिया, फिर एसबीआई ने क्या किया? एसबीआई ने रिलायंस को लोन दे दिया 100 करोड़ का। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो। ठीक है, रिलायंस का ये जो ऑफिस बिल्डिंग है, अब मेरे को लोन से मतलब नहीं, अब मेरे को ये ऑफिस बिल्डिंग से मतलब है। लोन का ट्रांजैक्शन के पहले ये ऑफिस बिल्डिंग रिलायंस का था, रिलायंस जो चाहे वो कर सकता था, करेक्ट। लेकिन अब एक बार लोन के लिए जो रिलायंस ने ये ऑफिस बिल्डिंग गिरवी रखा है एसबीआई के पास, अब रिलायंस जो चाहे ऑफिस बिल्डिंग का नहीं कर सकता। पहले रिलायंस चाहे तो इसको बेच सकता है, हाँ बेच दे। सर रिलायंस इसको रेंट पर देना चाहे दे दे। सर रिलायंस का कुछ भी करना चाहे करवा दे, बट अब नहीं कर सकता क्योंकि एसबीआई का कंपनी के ऑफिस बिल्डिंग पर कंट्रोल आ गया। एसबीआई का कंपनी का ऑफिस बिल्डिंग पर क्या आ गया है? कंट्रोल आ गया है। इसका मतलब मैं तुमको समझाना क्या चाह रहा हूं? समझाना ये चाह रहा हूं कि सर चार्ज क्या होता है? चार्ज का सिंपल मतलब होता है कंट्रोल। चार्ज का सिंपल मतलब क्या होता है? कंट्रोल। लेकिन बताओ कंट्रोल किसका आया है? अच्छा, इधर देखो, इस पूरे ट्रांजैक्शन में रिलायंस डेटर है क्योंकि लोन ले रहा है, एसबीआई क्रेडिटर है क्योंकि वो लोन दे रहा है। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में कंपनी के एसेट पर क्रेडिटर का कंट्रोल आ गया। इस पूरे ट्रांजैक्शन पे कंपनी के एसेट्स पर क्रेडिटर का कंट्रोल आ गया है। सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज नथिंग बट कंट्रोल ऑफ क्रेडिटर ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। चार्ज इज नथिंग बट व्हाट? कंट्रोल ऑफ द क्रेडिटर ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। एकदम सिंपल भाषा में देखो, लिखा है इधर पे, चार्ज मींस कंट्रोल और राइट्स ऑफ द क्रेडिटर ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के एसेट्स पर क्रेडिटर हक जमा सकता है, अधिकार जमा सकता है, तो उसी को चार्ज बुलाते हैं। हम लोग बहुत बार ऐसा बोलते हैं ना, ऑफिसर इन चार्ज, मतलब आई एम द ऑफिसर इन कंट्रोल। लाठी चार्ज, लाठी मारकर क्राउड का कंट्रोल ले लो, चार्ज। तो चार्ज सिंपल भाषा में कंट्रोल होता है। अब यहां पर अगर हम कंपनी एक्ट में पढ़ रहे हैं तो चार्ज कंट्रोल, कंट्रोल किसका? क्रेडिटर का। किस पर? कंपनी के एसेट्स पर, क्योंकि कंपनी ने वो एसेट क्रेडिटर के फेवर में गिरवी रखा है। कंपनी ने वो एसेट किसके फेवर में गिरवी रखा है? क्रेडिटर के फेवर में गिरवी रखा है। अब क्रेडिटर का उस एसेट पर कंट्रोल आ चुका है। बट एग्जाम में इतना सिंपल लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में डेफिनेशन दिया है व्हाट इज चार्ज। तो मैं चार्ज को ऐसा पढ़ता हूं, चार्ज इज नथिंग बट या तो इंटरेस्ट या तो लीन। इंटरेस्ट मतलब सामने लेगा उसमें फायदा जुड़ा हुआ है, लीन मतलब हमारी प्रॉपर्टी उसके कब्जे में है। ठीक है, तो या तो चार्ज क्या होता है? या तो इंटरेस्ट या तो लीन। लीन किस पर? पाव पर। किस पर बेटा? पाव। व्हाट इज पाव सर? पाव इज प्रॉपर्टी, एसेट्स और अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, करेक्ट है। अच्छा, अब
अब यहाँ पर ध्यान देना, ये बताऊंगा एंड में बताऊंगा टाइप्स ऑफ चार्ज, बट यहाँ पर सुनना, ठीक है। जब भी कंपनी चार्ज क्रिएट करती है, चार्ज को रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। तुम जरा चैप्टर का हेडिंग देखो ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो जब भी कंपनी चार्ज क्रिएट करेगी, चार्ज को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर। अब बच्चा भड़क जाता है, बच्चा बोलता है सर क्यों रजिस्टर करना है सर ट्रांजैक्शन रिलायंस का है सर, एसबीआई के साथ है सर, ट्रांजैक्शन रिलायंस का है सर, एसबीआई के साथ है सर, तो आरओसी को इससे क्या, हम क्यों आरओसी के पास चार्ज को रजिस्टर करवाए, नहीं करवाना है हमको रजिस्टर। तो देखो इमोशन में मत बहो, ठीक है। आई अग्री कि ट्रांजैक्शन रिलायंस और एसबीआई का है, आरओसी को बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, बट दिमाग लगाओ, आज रिलायंस ने ये एसेट एसबीआई के फेवर में गिरवी रखा है, कल यही सेम एसेट किसी और के फेवर में गिरवी रख देगा, किसी थर्ड पार्टी के फेवर में गिरवी रख देगा। एक ही एसेट 10 जन के नाम पे गिरवी रख के 10 जन से अलग अलग लोन लिया है, और जब डिफॉल्ट होगा तब तो फिर पार्टी होगा एकदम, मतलब सब फिनेल पी के मर जाएंगे कि सबका बैड डेट्स होगा, क्योंकि एसेट एक ही है। अभी देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 करोड़ का लोन है, तो एसेट भी एटलीस्ट 100 करोड़ का होगा, ठीक है। तो अब एक ही 100 करोड़ का एसेट, इसमें लोन मल्टीपल टाइम्स ले रखा है, तब तो बैंड ही बच गया सारे क्रेडिटर्स का। अब आप बोलोगे सर लेकिन प्रॉपर्टी पेपर तो एसबीआई के पास हो गए। अरे तो जो इंसान ने ठान लिया है कि उसको फ्रॉड करना है, क्या वो डुप्लीकेट प्रॉपर्टी पेपर नहीं बना सकता? तो कंपनी ये फ्रॉड कर सकता है, हालांकि इतना इजी नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बट कंपनी चाहे तो कर ही सकता है। या फिर दूसरी चीज, कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल आरओसी के फाइल करता है एज पर 137 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी का बैलेंस शीट भी होता है, उसमें एसेट्स भी दिखता है। अब इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स एसेट देख रहे हैं, बोल रहे वाओ कंपनी कितनी मस्त है, कितना एसेट है इनके पास। अब इनको बताया कौन कि जो एसेट है उसमें आधे से ज्यादा एसेट गिरवी रखा हो। तो इट इज मोर ऑफ अ डिस्क्लोजर कि कुछ गड़बड़ ना हो आगे चल के, इन्वेस्टर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। इसके लिए जब भी कुछ गड़बड़ ना हो आगे चल के, इन्वेस्टर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले, इसके लिए जब भी कंपनी चार्ज क्रिएट करता है, इसको आपको किसके पास रजिस्टर करना है, आरओसी के पास, करेक्ट है। तो तुमको दो चीज समझना चाहिए, अभी तुमको दो चीज समझ में आना चाहिए कि चार्ज क्या होता है, और दूसरा चार्ज को रजिस्टर क्यों करना है, ठीक है। अच्छा, अब जब भी कंपनी चार्ज क्रिएट करेगी, रजिस्ट्रेशन करवाना है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के दो सेक्शन है। कितने सेक्शन है? दो, एक 77 और एक 78, ठीक है। 77 में किसका ड्यूटी है? ड्यूटी ऑफ कंपनी टू रजिस्टर चार्ज। देखो लिखा है, अगर कंपनी चार्ज क्रिएट करती है, चाहे इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, याद रखना कंपनी का प्रॉपर्टी कहां पर भी हो, चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, इससे फर्क पड़ता नहीं है। जब भी कंपनी चार्ज क्रिएट कर रही है, अपने को उस चार्ज को 30 डेज के अंदर रजिस्टर करवाना है आरओसी के पास। और जब आरओसी के पास जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, फॉर्म लेके जाएंगे। जो फॉर्म नंबर है वो है CAG1 या तो CAG9, CAG1 या तो CAG9। अगर नॉर्मल लोन है तो CAG1 में जाते हैं आरओसी के पास। अगर डिबेंचर्स के फेवर में सिक्योरिटी क्रिएट किया तो हम CAG9 में जाते हैं। तो नॉर्मल लोन के लिए 1, डिबेंचर्स के लिए 9, नॉर्मल के लिए 1, डिबेंचर्स के लिए 9। तो whenever charge is created, it is duty of company under section 77 to report the charge to whom ROC within 30 days in form CAG1 or CAG9. CAG1 is in normal case, CAG9 is in case of debentures. सर लेकिन कितने टाइम में जाना होता है आरओसी के पास? ध्यान देना, अब टाइम दो है, एक बिफोर अमेंडमेंट है, एक आफ्टर अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट आया था 2 नवंबर 2018, सुन रहे हो क्या? अमेंडमेंट कब आया था? 2 नवंबर 2018। तो दो चीज है, एक बिफोर अमेंडमेंट, एक आफ्टर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कब आया था? 2 नवंबर 2018। अब देखो, अमेंडमेंट के पहले का अपने लिए रिलेवेंट नहीं है, बट इसको मैं रेगुलर क्लास में सिखाता हूँ एग्जांपल्स देकर भी, ठीक है। तो ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, जो अपने रिलेवेंट है वो बता रहा हूँ। अगर 2 नवंबर या 2018 के बाद आपने चार्ज क्रिएट किया है, ठीक है, मान लो एक्स डे पे चार्ज क्रिएट किया है, तो आपको चार्ज को रजिस्टर करवाना है एक्स प्लस 30 डेज पे, नॉर्मल फीस पे करके। अगर आपने नहीं करवाया 30 डेज के अंदर, तो आपको और 30 डेज मिलेगा, यानी एक्स से कितना हो जाएगा? 60 डेज हो जाएगा। 30 के बाद 30 ना, तो जिस दिन से चार्ज क्रिएट किया उस दिन से 60 डेज। बट यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा नॉर्मल प्लस एडिशनल फीस। अच्छा, मान लो 60 तक भी नहीं किया, तो आपको मिल जाएगा एक्स प्लस हाउ मेनी डेज? 120 डेज, यानी और 60 डेज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा नॉर्मल प्लस एडिशनल प्लस एड वैलोरम फीस। सर एड वैलोरम क्या होता है? एड वैलोरम एक लैटिन वर्ड है जो बोलता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, परसेंटेज फॉर्म में लगता है। जितने का लोन लोगे उतने का परसेंटेज आपको लगता है अगर आप 60 डेज से लेट हो जाते हो। तो आज की तारीख में, आज हम 2024 में है, 2024-25 चल रहा है अपना, ठीक है। अब आज की तारीख में अगर चार्ज को रजिस्टर करना तो टाइम क्या है? 30, 30, 60। मैं कैसे याद रखता हूँ? 30, 30, 60। ओरिजिनल टाइम 30 डेज है, इसके बाद एक्सटेंशन लेके और 30 डेज, या इसके बाद और एक्सटेंशन लेके कितना डेज हो सकता है? 60 डेज। नॉर्मल फीस, नॉर्मल प्लस एडिशनल, तीसरा में नॉर्मल एडिशनल एड वैलोरम। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और एक बार चार्ज का एप्लीकेशन आपने आरओसी को दे दिया और आरओसी सेटिस्फाइड है कि आपने सब रिक्वायरमेंट फुलफिल किया है, तो आपको आरओसी सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ भाई आपका चार्ज रजिस्टर हो चुका है, और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा CAG2 में, करेक्ट है। एक हल्का सा बता देता हूँ, अमेंडमेंट के पहले क्या होता था? आपको 30 डेज मिलता था ओरिजिनल टाइम,
30 डेज में नहीं कर पाए तो आपको 300 डेज मिलता था, एक्स से 300 डेज मिलता था, और 300 डेज में भी नहीं कर पाए तो एनी टाइम लिखा था, बट एनी टाइम को हटाकर क्या ला दिया, 6 मंथ फ्रॉम अमेंडमेंट, यानी 6 मंथ फ्रॉम 2 नवंबर 2018। करेक्ट है। अब इसमें इतना इन डेप्थ नहीं जा रहा बिकॉज ये पास्ट है, हमने प्रेजेंट आपको बता दिया 30-30-60, नॉर्मल फीस, नॉर्मल प्लस एडिशनल, नॉर्मल प्लस एडिशनल प्लस एडवर्म, और सर्टिफिकेट मिलता है CAG 2 में। ठीक है, इसका मतलब हमने दिया क्या था आरओसी को, CAG 1 या CAG 9, 9 डिबेंचर में 1 नॉर्मल केस में, और बदले में मिला क्या, CAG 2। करेक्ट है। बट अगर आपको चार्ज को रजिस्टर करवाना है और आप 30 डेज से लेट हो चुके हो तो एक्सटेंशन के लिए प्रोसीजर है, आपको एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा CAG 1 या CAG 9 में। अब उस एप्लीकेशन में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जो कि साइन कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी या तो डायरेक्टर, कि उस फाइलिंग की वजह से किसी क्रेडिटर्स का राइट इफेक्ट हो रहा नहीं है। करेक्ट। आपको रीजन भी बताना पड़ेगा कि क्यों आप लेट हुए हो, डिले बताना पड़ेगा। देखो लिखा है, एप्लीकेशन मेड टू आरओसी मस्ट सेटिस्फाई आरओसी दैट द कंपनी हैड सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग द डिटेल्स विद इन 30 डेज। और फिर अगर 30 से 60 के बीच में जा रहे हो तो एडिशनल भी देना पड़ेगा फीस, और अगर 60 के बाद जा रहे हो तो एडवर्म फी। तो देखो लिखा है एडिशनल या एडवर्म फी भी जमा करना पड़ेगा, और एक बार आरओसी सेटिस्फाइड है तो वो आपको क्या दे देगा, एक्स्ट्रा टाइम दे देगा। करेक्ट है। अच्छा, फिर ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो एडवर्म फीस क्या होता है बता रखा है, 30 में नॉर्मल फीस, 30 + 30 में नॉर्मल प्लस एडिशनल, 30 + 30 + 60, तो 30 मतलब अगर 60 डेज हो चुका है और उसके बाद आप जाते हो, चार्ज क्रिएट करके 60 डेज एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद आप जाते हो, फिर भी आप 120 डेज तक चार्ज रजिस्टर कर सकते हो, बट नॉर्मल एडिशनल एडवर्म लगेगा। क्लियर है बच्चों, इजी है, सिंपल, डन। अच्छा, फिर इधर पे ध्यान देना, एक टॉपिक आता है जो बोलता है वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। करेक्ट, वेरिफिकेशन ऑफ व्हाट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। क्या बोलता है ध्यान देना यार, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, ये जो भी डॉक्यूमेंट होता है चार्ज के रिलेटेड, उसको साइन कौन करेगा, साइन कौन करेगा, डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो साइन कौन करता है मैं बताता हूं। साइन करेगा या तो डायरेक्टर, या तो CS, या तो ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर। ठीक है, कौन साइन करेगा, डायरेक्टर, CS या तो ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर। लेकिन यही अगर आपका प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो उस पर कंपनी का सील लगता है, सील नहीं है तो डायरेक्टर या तो CS या तो ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर या तो एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन साइन करता है। ठीक है, एग्जाम में तुमको क्वेश्चन पूछ लेते कि बताइए वेरिफिकेशन कैसे होता है, तो तुमको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया है। इंडिया में है तो डायरेक्टर या तो CS या तो ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर, आउटसाइड इंडिया है तो कॉमन सील, नहीं है तो डायरेक्टर या तो CS या तो ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर, या तो फिर कोई भी ऐसा एजेंट वगैरह जो इंटरेस्टेड है ट्रांजैक्शन में वो भी साइन कर सकता है। करेक्ट। तो सेक्शन क्या है 77 जो बोलता है कि जब भी कंपनी चार्ज क्रिएट करेगा उसको रजिस्टर करवाना है CAG 1 या 9 फाइल करके, बदले में CAG 2 मिल जाता है। टाइम लिमिट है 30, 30, 60, बट 30 से लेट हो जाओगे, ओरिजिनल 30 से लेट हो गए तो आपको एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, और फिर वेरिफिकेशन कैसे होता है। करेक्ट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि चार्ज के रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फॉर्म है, 2 सेक्शन है, एक 77 और 78। ठीक है, 77 और 78। अब 78 में चार्ज को कौन रजिस्टर करवाता है, तो चार्ज होल्डर करवाता है। देखो ऐसा हो सकता है कि कंपनी चार्ज क्रिएट करे बट उसको रजिस्टर ना करवाए। क्यों नहीं करवाएगा, क्योंकि कंपनी का क्या ही नुकसान होने वाला है, नुकसान तो किसका होगा, नुकसान होगा अपने चार्ज होल्डर का। चार्ज होल्डर मतलब जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया, जैसे अपने एग्जांपल में चार्ज होल्डर कौन है, SBI इस चार्ज होल्डर। ठीक है, तो अभी SBI के फेवर में चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया तो तड़पेगा कौन, SBI। दिक्कत भी किसको होगी, SBI को होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए चार्ज होल्डर को भी ऑप्शन दे रखा है कि आप भी चार्ज को रजिस्टर करवा सकते हो। मतलब जब से चार्ज क्रिएट किया है, अगर कंपनी ने 30 डेज में उसको रजिस्टर नहीं करवाया तो चार्ज होल्डर खुद ही आरओसी के पास पहुंच जाएगा CAG 1 या 9 लेकर, बोलेगा भाई चार्ज को रजिस्टर करिए। बट आरओसी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी क्रेडिटर पहुंच जाएगा आरओसी के पास, बोलेगा ये कंपनी ने मुझसे लोन लिया है। तो इसके लिए कंपनी क्या करता है, कंपनी एक नोटिस इशू करेगा आरओसी को और उनसे क्रॉस वेरीफाई करेगा, कंफर्मेशन ले लेगा कि क्रेडिटर सही बोल रहा है कि नहीं, चार्ज होल्डर सही बोल रहा है कि नहीं, और कंपनी को रिप्लाई करने के लिए 14 डेज मिलता है। अब जैसा भी कंपनी रिप्लाई करेगा उसके हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, उसके हिसाब से चार्ज को रजिस्टर करवा दिया जाएगा और CAG 2 मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, दिमाग लगाना। मान लो आरओसी ने नोटिस दिया कंपनी को और कंपनी को बोला देख देख SBI बोल रहा है कि तेरे फेवर, तूने उनके फेवर में चार्ज क्रिएट किया और लोग रजिस्टर करवाने आए हैं। तो कंपनी बोलता है हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, हम लोग भूल गए थे। तो फिर वहां पर क्या होगा, कंपनी चार्ज को रजिस्टर करके CAG 2 इशू कर देगा। बट अगर कंपनी बोलता है नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं लोग, हम तो जानते ही नहीं, हमने इनसे लोन ही नहीं लिया है, एक नंबर के झूठे लोग हैं ये लोग, तो उस केस में क्या होगा, आरओसी चार्ज को रजिस्टर नहीं करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा रीजन कि ये लोग देखो ऐसा बोल रहे, और फिर वो लोग दोनों जाएंगे अपना मैटर सॉल्व करके फिर आएंगे, अगर चार्ज होगा तो रजिस्टर करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। अगर कंपनी ऐसा बोलता है कि हाँ चार्ज क्रिएटेड है तो चार्ज को रजिस्टर करवा दिया जाएगा। कंपनी अगर मना कर रहा है तो आरओसी रिकॉर्ड कर लेगा रीजन और फिर किसको बता देगा, चार्ज होल्डर को बता देगा कि देखो कंपनी तो मना कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ईजी है। रिप्लाई करने का टाइम 14 डेज। ठीक है, अच्छा तो 77 में कंपनी के पास राइट्स है, 78 में चार्ज होल्डर के पास। इसके लिए जब मैं तुमको बता रहा था ना वो 30, 30, 60 वो जल्दी होता ही नहीं है।
क्योंकि 30 डेज बाद तो खुद ही चार्ज होल्डर पहुंच जाता है, करेक्ट है। 30 डेज बाद खुद ही कौन पहुंच जाता है, चार्ज होल्डर पहुंच जाता है। समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इजी है, सिंपल, डन। अच्छा, अब यहां पर एक चीज, एक छोटा सा टॉपिक है जो बोलता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आप चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाओगे तो जो सिक्योरिटी क्रिएट की है उसको वॉइड माना जाता है। क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है बाय नॉन रजिस्ट्रेशन, बट सब्सिक्वेंटली आप रजिस्ट्रेशन करवा के उसको वैलिड करवा सकते हो। सेकंड, लिक्विडेशन के टाइम अनरजिस्टर्ड चार्ज को हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मानते हैं। हम मान लेंगे कि एसबीआई सिक्योर्ड नहीं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है अपने एग्जांपल में, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि रिलायंस एसबीआई को रिपेमेंट नहीं करेगा। भले से चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है बट डेटर तो क्रेडिटर को लोन रिपे करेगा ही करेगा। क्लियर है, इजी। 77, 78, 77 में रजिस्ट्रेशन बाय कंपनी, 78 में रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर। अब एक ऐसे ही सेक्शन आता है सेक्शन 79 जो बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल, अब मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज दो तरीके से होता है। 79 में बोला है कि कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज। जैसे भी मान लो यहां पर दो पार्टी थी, एक आरआईएल एक एसबीआई, करेक्ट है। आरआईएल का ऑफिस बिल्डिंग था। अब मान लो आरआईएल का ऑफिस बिल्डिंग जो गिरवी रखा हुआ है एसबीआई के पास, वो टीसीएस ने खरीद लिया, ठीक है। किसने खरीद लिया, टीसीएस ने। अब कौन सी कंपनी ने प्रॉपर्टी एक्वायर किया विच इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज, टीसीएस ने ऐसा प्रॉपर्टी एक्वायर किया विच इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज। सही बोल रहा हूं मैं, इजी है, सिंपल, डन। अच्छा, अब मजे की बात, मजे की बात, अब ये टीसीएस का ड्यूटी है कि वो आरओसी को जाके बताए कि चार्ज मॉडिफाई हो चुका है, आरएल का नाम हटाइए, हमारा नाम डालिए। मतलब जो पहला लोन का रिपेमेंट आरएल करने वाला था अब कौन करेगा, टीसीएस करेगा। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में एक बात याद रखना, रिलायंस जब भी अपना ऑफिस बिल्डिंग टीसीएस को बेचेगा वो एसबीआई का परमिशन लेगा। और एसबीआई परमिशन क्यों नहीं देगा, क्योंकि एसबीआई को तो पहला रिलायंस से लोन का रिपेमेंट मिलने वाला था, अब किससे मिलेगा, टीसीएस से मिलेगा। बात तो एक ही है उनके लिए, है ना। बट यहां पर क्रिएटर ऑफ चार्ज चेंज हो चुका है, जैसे चार्ज क्रिएट किया है ना, और इसी को हम मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज बुलाते हैं। और इसमें होता क्या है देखो, बोला है इन केस ऑफ अ प्रॉपर्टी वेयर चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड इफ इट इज सोल्ड विद द परमिशन ऑफ द होल्डर ऑफ चार्ज, चार्ज होल्डर के परमिशन से बेचा है, तो जो कंपनी एक्वायर कर रही है प्रॉपर्टी वो चार्ज को रजिस्टर करवाएगी एज पर सेक्शन 77, एज पर सेक्शन 77 के हिसाब से चार्ज को रजिस्टर करवाएगी। करेक्ट है मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोग को, बोलो हाँ या ना, इजी है, पक्का, डन। अच्छा सी, अपने एग्जांपल में कौन सी कंपनी ने प्रॉपर्टी एक्वायर किया, टीसीएस ने, तो टीसीएस करवाएगी रजिस्टर चार्ज को। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इजी है, पक्का, डन। अच्छा, सेक्शन 77 के हिसाब से, यानी अगेन एप्लीकेशन सीएजी 1 और 9 में जाएगा 30 डेज के अंदर, नहीं किया तो और 30 डेज मिलेगा, और नहीं किया तो और 60 डेज। नॉर्मल फीस, नॉर्मल प्लस एडिशनल, नॉर्मल एडिशनल, एडवलप। उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन में जो चेंज होता है उसको भी मॉडिफिकेशन बुलाते हैं। जैसे रिपेमेंट शेड्यूल में चेंज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हो गया, लोन के टेन्योर में चेंज हो गया, या फिर आधा प्रॉपर्टी रिलीज हो गया। बट याद रखना, अगर बैंक रेट में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं बुलाते। बैंक रेट में चेंज हो रहा है तो उसको मॉडिफिकेशन नहीं बुलाते। जैसे हमने बोला कि हमारे लोन में इंटरेस्ट होगा बैंक रेट प्लस 4%। अब एज ऑफ नाउ आरबीआई का बैंक रेट चल रहा है 4.65%, आई एम नॉट श्योर बट 4.65% चल रहा है, तो अपना लोन का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 8.65%, करेक्ट। अब कल को अगर आरबीआई ने 4.65% को 4.5% कर दिया तो अब अपना लोन का इंटरेस्ट कितना हो गया, 8%। अब ये इंटरेस्ट तो चेंज हुआ बट इसको मॉडिफिकेशन नहीं बुलाएंगे क्योंकि कंपनी ने नहीं चेंज किया है, ये आरबीआई ने बैंक रेट में चेंज किया है। समझा, तो बैंक रेट चेंज होगा तो उसको मॉडिफिकेशन नहीं बुलाता, एग्जाम में याद रखना ही। और जब भी मॉडिफिकेशन होगा आप लोग एप्लीकेशन दोगे, और एप्लीकेशन देने के बाद अगर आपने सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया, सारा सेक्शन फॉलो किया है, तो आरओसी आपको सर्टिफिकेट देता है मॉडिफिकेशन का। आई रिपीट, आरओसी आपको सर्टिफिकेट देगा मॉडिफिकेशन सीएजी 3 में, ठीक है, सीएजी 3। याद रखना, चाहे मैं रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दूं या मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन दूं, एप्लीकेशन तो 1 और 9 में ही जाएगा। आई रिपीट, एप्लीकेशन तो 1 और 9 में ही जाएगा, लेकिन मुझे ओरिजिनल चार्ज के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट 2 में मिलता है और मॉडिफिकेशन का 3 में मिलता है। याद रहेगा, सिंपल, डन। अच्छा, फिर एक सेक्शन है बहुत सिंपल, सेक्शन नंबर 80, बोलता है डीम नोटिस ऑफ चार्ज। इतना याद रखना, एक बार चार्ज को रजिस्टर करवा दिया तो अब सबको पता होना चाहिए, एवरीवन शुड हैव नॉलेज दैट यस चार्ज इज रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन मतलब जिस दिन से चार्ज रजिस्टर्ड है उस दिन से आपको पता है कि चार्ज क्रिएटेड है और रजिस्टर्ड है। समझ रहे, जिस दिन से चार्ज को रजिस्टर किया था वो डेट से याद रखना, वो डेट। सेक्शन 80 डीम नोटिस ऑफ चार्ज, बहुत सिंपल, इजी है, पक्का, डन। अच्छा, तो कितने सेक्शन हो गए, 77, 78, 79, 80। 77 रजिस्ट्रेशन, 78 रजिस्ट्रेशन, बट 77 में कंपनी, 78 में चार्ज होल्डर, 79 में मॉडिफिकेशन, 80 में डीम नोटिस। अब 81 बाद में कराऊंगा, 82 क्या बोलता है। अच्छा, कंपनी ने एक बार लोन का रिपेमेंट कर दिया तो आरओसी को बताना पड़ेगा
कि देख भाई तेरे फेवर में जो चार्ज रजिस्टर्ड है अब वो डिस्चार्ज हो चुका है, अब हमने लोन का रिपेमेंट कर दिया, उसी को हम सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज बोलते हैं। और कंपनी जब भी रिपेमेंट ऑफ लोन कर देगी, कंपनी 30 डेज के अंदर आरओसी के पास CHG4 फाइल करेगी। 30 डेज के अंदर x दिन को लोन का रिपेमेंट किया तो x से लेके x प्लस 30 डेज के अंदर आपको CHG4 फाइल करना है और बताना है लोन का रिपेमेंट हो चुका है। लेकिन यही IFSC पब्लिक कंपनी के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, बिजी कंपनी होती है तो उनको 300 डेज दिया है, उन लोग 300 दिन के अंदर बता सकते हैं, बिजी कंपनी, ठीक है। अच्छा, ये IFSC के लिए अलग से नाटक है। अच्छा, अगर नॉर्मल कंपनी 30 डेज के अंदर CHG4 नहीं फाइल कर पाई तो वो लोग 300 डेज तक भी कर सकते हैं। 300 डेज 30 के बाद से नहीं है, x से 300 डेज, देखो लिखा है इफ कंपनी फेल्स टू मेक एप्लीकेशन विद 30 डेज तो 300 डेज में भी कर सकती है। हाँ जी, सी रजिस्ट्रेशन के लिए 30, 30, 60 है, लेकिन सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट करने के लिए 30, 300 है। एंड इनफैक्ट 300 के बाद भी आप जा सकते हो अगर आप सेक्शन 87 फॉलो कर लो तो, सिखाऊंगा 87 नीचे आएगा। तो मतलब सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट करने के लिए अभी भी लंबा टाइम ही है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो चार्ज रजिस्ट्रेशन के लिए है 30, 30, 60 है, बट सेटिस्फेक्शन 30, 300 या तो एनी टाइम है, करेक्ट। अब कंपनी ने तो बता दिया, कंपनी ने किसको बता दिया, आरओसी को, कि हमने पेमेंट कर दिया है। अब आरओसी भरोसा नहीं करेगा, आरओसी अगेन क्रॉस वेरीफाई करेगा। किससे क्रॉस वेरीफाई करेगा, चार्ज होल्डर से, और बोलेगा बताओ भाई रिपेमेंट हुआ है कि नहीं। अब चार्ज होल्डर बोला हाँ 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 रिपेमेंट हो चुका है, उसके पास कोई रीजन नहीं था मना करने का, तो आरओसी सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर कर देगा और CHG5 दे देगा, सर्टिफिकेट कि हाँ भाई चार्ज का सेटिस्फेक्शन रजिस्टर हो चुका है। बट अगर चार्ज होल्डर बोलता है नहीं 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 झूठ बोल रहे, रिपेमेंट नहीं हुआ है, तो आरओसी उस चीज को रिकॉर्ड कर लेगा और कंपनी को बताएगा देख सामने वाला मना कर रहा है, क्लियर है। बट कहानी में ट्विस्ट, अगर CHG4 के साथ हम लोग क्रेडिटर का डिक्लेरेशन भी अटैच कर दे जिसमें लिखा हो कि लोन का रिपेमेंट हो चुका है, तो वहां पर आरओसी फिर ये 14 डेज का टाइम पास नहीं करेगा, क्रॉस वेरीफाई नहीं करेगा, सीधा CHG5 दे देगा, करेक्ट है। तो देखना, ध्यान से देखना, रजिस्ट्रेशन के लिए CHG1 या 9 फाइल करते हैं, CHG2 मिलता है, और मॉडिफिकेशन में CHG3 रिटर्न में मिलता है। सेटिस्फेक्शन के लिए CHG4 फाइल करते हैं और बदले में क्या मिलता है, CHG5 मिलता है। क्लियर है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, इजी है, पक्का, श्योर। अब इसी साथ 82 के साथ ही एक लटक के सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर है 83, जो बोलता है रजिस्ट्रार का पावर है टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी। इसका मतलब कंपनी ने सेटिस्फेक्शन के बारे में आरओसी को नहीं बताया है, इसका मतलब कंपनी ने CHG4 आरओसी के पास फाइल नहीं किया है, कंपनी ने CHG4 आरओसी के पास फाइल किया नहीं है। बट रजिस्ट्रार को कहीं से एविडेंस मिला है। सर क्या एविडेंस मिला है, कि डेट जो है वो रिपे हो चुका है, डेट जो है वो रिपे हो चुका है, या जो प्रॉपर्टी है वो रिलीज हो चुकी है, या प्रॉपर्टी अब कंपनी की नहीं रही। डेट रिपे हो चुका है, या प्रॉपर्टी कंपनी की नहीं रही, या प्रॉपर्टी रिलीज हो चुकी है, ऐसा कहीं से आरओसी को एविडेंस मिला है। और आरओसी वो एविडेंस के बेसिस पे सेटिस्फाइड है कि हाँ ऐसा सच में हुआ है, तो आरओसी क्या करेगा, आरओसी के पास जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस होता है, बाय द वे आरओसी रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करता है सेक्शन 81 के अंदर, अभी लास्ट में बताऊंगा। तो उसमें क्या करेगा, आरओसी क्या करेगा, एंटर कर देगा डिटेल्स, क्या कर देगा एंटर, वो लिखेगा हाँ भाई डेट रिपे हो चुका है, या प्रॉपर्टी रिलीज हो चुकी है, या तो प्रॉपर्टी अब कंपनी की नहीं रही, ऐसा एंटर कर देगा, ऐसा लिख देगा उसमें। और लिखने के बाद अफेक्टेड पार्टीज यानी कंपनी और सामने वाला चार्ज होल्डर दोनों को बता देगा 30 डेज के अंदर, और सीधा CHG5 इशू कर देगा। समझो सेक्शन का लैंग्वेज समझो, CHG4 फाइल नहीं किया, बट आरओसी को कहीं से एविडेंस मिल चुका है कि डेट रिपे हो चुका है, प्रॉपर्टी रिलीज हो चुकी है, या प्रॉपर्टी कंपनी की पार्ट नहीं रही, कंपनी के एसेट्स का पार्ट नहीं है प्रॉपर्टी अब, तो आरओसी उसको अपने रजिस्टर में लिख देगा और इन अफेक्टेड पार्टीज को 30 डेज में बता देगा और CHG5 दे देगा। अब सवाल ये उठता है कि आरओसी को एविडेंस कहां से मिलेगा, तो देखो ये एग्जांपल देख लो। डोंट यू थिंक TCS ने रिलायंस का ऑफिस बिल्डिंग खरीद लिया, अब TCS जाके किसको बता देगा, ये TCS जाके ये बता देगा आरओसी को कि देखो देखो आरओसी आपको रिलायंस का नाम हटाना पड़ेगा, हमारा नाम डालना पड़ेगा। तो डोंट यू थिंक आरओसी को एविडेंस मिल चुका है, आरओसी को एविडेंस मिल चुका है। क्या एविडेंस मिला है कि भाई रिलायंस का नाम हटाओ, TCS का नाम डालो, रिलायंस के नाम से जो प्रॉपर्टी थी वो अब रिलायंस की नहीं रही, तो प्रॉपर्टी हैज सीज्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ रिलायंस एसेट। तो अब आरओसी क्या करेगा, आरओसी TCS के फेवर में तो मॉडिफिकेशन रजिस्टर कर देगा, बट आरओसी रिलायंस को क्या दे देगा, CHG5 कि जाओ भाई तुम्हारा चार्ज जो तुम्हारे नाम पर था वो हट चुका है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ऐसा आरओसी को एविडेंस मिल सकता है। और भी एग्जांपल तो रेगुलर क्लास में बताता हूँ, बट भी टाइम का कंस्ट्रेंट है, ठीक है, इजी है। तो देखो 77, 78, 79, 80 हो गया, और 82 और 83 हो गया। अब उसके बाद एक सिंपल टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। जब भी कंपनी का जो असेट गिरवी रखा है उसके लिए रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट किया जाता है प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, तो जो भी रिसीवर अपॉइंट करवाता है वो आरओसी को बताएगा और कंपनी को बताएगा CHG6 में। आई रिपीट, कौन से फॉर्म में बताएगा, CHG6 में। विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज में। अपॉइंट हुआ तभी भी 30 डेज में CHG6, अगर निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है उसको, तो भी CHG6 30 डेज के अंदर।
जो भी इंसान रिसीवर अपॉइंट करवाता है या मैनेजर अपॉइंट करवाता है प्रॉपर्टी के लिए जो गिरवी रखा हुआ है, तो कंपनी आरओसी को बताता है, और आरओसी को बताने के लिए अलग से फॉर्म है CAG6। करेक्ट है, इजी सिंपल। अच्छा, फिर 82 हो गया, 83 हो गया, 84 रिसीवर बहुत सिंपल था, फिर 85 अगेन आगे आएगा नीचे। 86 किसकी बात करता है? 86 बात करता है पनिशमेंट की। अगर आपने किसी भी सेक्शन का नॉन कंप्लायंस किया चार्जेस का, तो कंपनी पर 5 लाख का पेनल्टी है। ऑफिसर पर कितना पेनल्टी है? 50,000 रुपए का, जो डिफॉल्ट कर रहा है। क्लियर है, इजी सिंपल डन। अच्छा, एक चीज है जिसको हम लोग रजिस्टर ऑफ चार्जेस बुलाते हैं। रजिस्टर ऑफ चार्जेस दोनों मेंटेन करते हैं, कंपनी मेंटेन करती है सेक्शन 85 में, आरओसी मेंटेन करता है 81 में। कंपनी जो 85 में मेंटेन करती है उसके लिए अलग से फॉर्म है CAG7, और आरओसी जो मेंटेन करता है उसके लिए सेक्शन 81 है। अब कंपनी जो चार्ज का रजिस्टर मेंटेन करती है वो CAG7 में मेंटेन करती है, जो परमानेंटली प्रिजर्व होगा, कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में होगा, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दोनों में हो सकता है, एंट्री 7 दिन के अंदर होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, CS के कस्टडी में होगा या तो डायरेक्टर के कस्टडी में, या फिर पर्सन अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर। ऑथेंटिकेट भी CS करेगा या तो पर्सन अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर। फिर इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है। मेंबर तो फीस देने की जरूरत नहीं है, नॉन मेंबर तो फीस देना पड़ेगा। फिर उसका कॉपी भी आप ले सकते हो, लेकिन कॉपी लेने के लिए 10 रुपये पर पेज देना पड़ेगा। और फिर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज है वो 8 साल तक प्रिजर्व करना है। याद रखना, रजिस्टर को परमानेंटली प्रिजर्व करना है, बट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो पेपर वगैरह साइन किए थे, उसको 8 साल तक प्रिजर्व करना होता है। रजिस्टर परमानेंटली, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके लिए उसको 8 साल तक प्रिजर्व करना होता है। करेक्ट है, 8 साल कब से? फ्रॉम सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। अब यही बात करो, अगर जो रजिस्टर आरओसी मेंटेन करता है तो सेक्शन नंबर कौन सा है बेटा? सेक्शन 81। कौन मेंटेन करता है? आरओसी मेंटेन करता है। अच्छा, आरओसी जो रजिस्टर मेंटेन करता है वो अलग से नहीं करता। जो एमसीए के वेबसाइट पे, आपको रेगुलर लेक्चर में दिखाता हूँ, एमसीए के वेबसाइट में वो पूरा मास्टर डेटा होता है। टाइम रहता है तो मैं लेक्चर में बताता हूँ कि जो मास्टर डेटा होता है उसमें ना, तुम अगर आरओसी के वेबसाइट पे चले जाओगे, एमसीए के वेबसाइट पे, एमसीए के वेबसाइट पे तुमको चार्जेस का पूरा डिटेल मिलेगा। तो वो जो डिटेल्स है वही आरओसी का रजिस्टर है, कोई अलग से मेंटेन कर रहा नहीं है। सेक्शन 81 में यही बोला है। करेक्ट। अच्छा, अब लास्ट सेक्शन बचता है, सेक्शन नंबर है 87, जो बोलता है रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है को, आरओसी को, कि आपके पास जो चार्जेस का रजिस्टर मेंटेन्ड है सेक्शन 81 के अंदर, सेक्शन कौन सा? 81 के अंदर, उसमें रेक्टिफाई करिए, उसमें चीजों को रेक्टिफाई करिए, कुछ गलत हो चुका है। यानी क्या हुआ है सर? हुआ यह है कि हम लोग ने ओमिशन कर दिया है। ओमिशन मतलब जो करना था वो नहीं किया। हम लोगों ने सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को स्पेसिफाइड टाइम में नहीं बताया आरओसी को। अच्छा, कितना टाइम है? 300 डेज। देखो 30 डेज मिलता है, 30 डेज में नहीं किया तो 300 डेज मिलता है। 300 में भी नहीं किया तो आप जाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, या चार्ज होल्डर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, दोनों में से कोई भी जाएगा, बोलेगा भाई सुनो, गलती हो गया, 300 दिन में नहीं आए, माफ करो, हमको प्लीज और टाइम दे दो। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज आरओसी को बोलिए कि रजिस्टर में वो एंट्री मारे कि चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है, रेक्टिफाई ऑर्डर करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बोलेगा? आरओसी को। किसके रिक्वेस्ट पे? कंपनी या चार्ज होल्डर की रिक्वेस्ट पे। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वो काम कौन करता है अभी? रीजनल डायरेक्टर। करेक्ट है। या फिर जो प्रीवियसली स्टेटमेंट दिए थे या जो प्रीवियसली फाइलिंग की थी उसमें कुछ गड़बड़ है, जैसे नाम चला गया गलत, जैसे एचडीएफसी की जगह आईडीएफसी टाइप हो गया, अमाउंट में 1 0 एक्स्ट्रा हो गया, या फिर एड्रेस गलत टाइप हो गया, या डायरेक्टर का नाम गलत टाइप हो गया, कुछ भी गलत डिटेल्स फाइल किए, तो ऐसे केस में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दो, CHG 8 में एप्लीकेशन दो। और अगर CHG 8 में एप्लीकेशन मिलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट यानी रीजनल डायरेक्टर अगर सेटिस्फाइड है कि जो गलती हुई वो एक्सीडेंटल थी, इनएडवर्टेंस यानी अगेन गलती से हुआ, या फिर किसी के अगेंस्ट नहीं है, वो प्रेजुडाइज नहीं है, या ये जस्ट एंड इक्विटेबल है कि आपको रिलीफ दे देना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुश होके मतलब आपकी मजबूरी समझकर CHG 8 मिलने के बाद रेक्टिफिकेशन या एक्सटेंशन ऑर्डर कर देगा, यानी जो गलत हुआ है उसको ठीक करने बोल देगा, और 300 दिन के अंदर आपने जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया उसके बाद भी आपको रजिस्टर करने अलाउ कर देगा। सेक्शन नंबर कौन सा है? 87। ठीक है, और तुम देखोगे तो पूरा सेक्शन नंबर 77 to 87 अपना हो चुका है। लेकिन यहां पर तुमको एक चीज मिलेगा, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, यहां पर चैप्टर का डेथ हो जाएगा, लिखा है काइंड्स ऑफ चार्ज। आपको पता है ये 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लोटिंग। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एसेट पर चार्ज क्रिएट करूं तो उसको फिक्स चार्ज बुलाते हैं, अगर कोई क्लास ऑफ एसेट पर चार्ज क्रिएट करूं जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है तो उसको फ्लोटिंग चार्ज बुलाते हैं। फिक्स चार्ज में आप कंपनी प्रॉपर्टी यूज भी कर सकती है और चाहे तो कंपनी प्रॉपर्टी सिर्फ यूज कर सकती है, लेकिन फ्लोटिंग चार्ज में कंपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के साथ साथ बेच भी सकती है। फ्लोटिंग चार्ज का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे स्टॉक पर चार्ज क्रिएट किया, इन्वेंट्रीज पर, डेटर्स पर चार्ज क्रिएट किया है ना, तो उसी को हम लोग फ्लोटिंग चार्ज बुलाते हैं। फिक्स चार्ज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑफिस बिल्डिंग का, ये फिक्स चार्ज का एग्जांपल है। करेक्ट है। इससे याद आया मुझे यार, कभी कभी फ्लोटिंग चार्ज फिक्स भी होता है, हमेशा फ्लोटिंग नहीं रहता, और जब फ्लोटिंग चार्ज फिक्स होता है उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज बुलाते हैं। और ये कब होता है? जब आपने चार्ज का टर्म्स एंड कंडीशन वॉयलेट किया है,
या कंपनी ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, या कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। अच्छा, कंपनी का बिजनेस बंद होना और कंपनी बंद होना दोनों अलग बात है। या फिर क्रेडिटर ने सिक्योरिटी एनफोर्स कर दिया, या फिर रिसीवर अपॉइंट हो गया। तो ऐसे केस में मान लो कंपनी ने अपना इन्वेंट्री गिरवी रखा था, मान लो कंपनी ने अपना इन्वेंट्री, मान लो महिंद्रा ने अपना स्कॉर्पियो का डिवीजन, स्कॉर्पियो का इन्वेंट्री गिरवी रखा था। तो अगर महिंद्रा रिपेमेंट डिफॉल्ट कर देता है तो जितने भी स्कॉर्पियो है वो फ्रीज हो जाएंगे, वो फ्रीज हो जाएंगे, उसको बेचा जाएगा और फिर क्रेडिटर्स का रिपेमेंट किया जाएगा जिनके फेवर में गिरवी रखा था। तो फ्लोटिंग हमेशा फ्लोटिंग नहीं रहता, कभी कभी फिक्स भी होता है जब ये कंडीशंस हो जाएंगे। क्लियर है, इजी। और यहाँ पर आपका सेक्शन 77 से लेके 87 और फॉर्म नंबर CAG 1 से लेके CAG 9 तक पूरा हमने डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट विद इन हाफ एन आवर में। करेक्ट है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को? इजी है, जबरदस्त इसको रिवाइज करना। ये चैप्टर और डिपॉजिट्स यानी 5th और 6th चैप्टर मिलाकर तुमको 12 मार्क्स के आसपास तो आना ही आना है। करेक्ट है, इजी। चलिए तो रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ऑल द बेस्ट गाइस।